हेलो स्टूडेंट, शारदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर आज फिर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। और आज हमारा जो चैप्टर है वो हमारा सेकंड चैप्टर है, अम्ल क्षारक और लवण। 10th क्लास के लिए सीबीएसई के ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने सभी क्वेश्चनों को, किस तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने क्वेश्चंस निकाले हर चैप्टर के चैप्टर वाइज निकाले हैं, और ये एग्जाम में 100+10% आने वाले क्वेश्चन है जो आपकी काफी हेल्प करेंगे एग्जाम में। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इन सभी क्वेश्चनों को आप रिवाइज करना शुरू कर दें और अपनी कॉपी रजिस्टर में इसको नोट डाउन कर लें, जिससे कि आप एग्जाम में इसको अच्छे से रिवाइज कर सके। हमारा है अम्ल, एसिड। अम्ल क्या होता है, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, अम्ल क्या है, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल से आप क्या समझते हैं, एसिड क्या है। तो इसको हम लोग किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए ये दे रखा है, यह स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। जब उसको हम लोग जो लिटमस पेपर होता है उसको उसके ऊपर डालते हैं तो किस में बदलता है, वो लाल में बदल देता है। उदाहरण के लिए देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है, एसिडिक अम्ल CH3COOH। ये इनके एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको ध्यान से अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट आता है हमारा बेस यानी कि क्षार। ये कैसा होता है, इसको देखते हैं हम लोग। यह स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे कि आपने कई बार खीरा खाया हो, बाजार से लाए होंगे, तो ऊपर का हिस्सा जब हम काटते हैं तो पहले कड़वा निकलता है, तो वो हमारा क्षार होता है यानी कि बेस होता है। और ये लिटमस से लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो इस प्रकार दिए गए हैं, देखिए। सोडियम हाइड्रोक्लोरिक NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोक्साइड सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CA ब्रैकेट में XOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये हमारे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, और आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। कुछ प्राकृतिक अम्ल होते हैं, जैसे कि हमें प्रकृति से मिलते हैं, जो इस प्रकार है। देखिए, एक तो सिरका होता है। सिरका आपने देखा है किसी चीज का बनता है, गन्ने के रस का बनता है, जामुन के रस का बनता है। आजकल मार्केट में काफी विनेगर आ रहे हैं, इसको सिरका बोलते हैं। ये एसिडिक अम्ल होता है, संतरा या नींबू, ठीक है। सिट्रिक अम्ल होता है टमाटर। कौन सा होता है इसमें, टमाटर में बताओ, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्सीजनिक अम्ल होता है, ऑक्सीजनिक अम्ल। और इमली कौन सा, सैट्रिक अम्ल होता है। दही क्या होता है, यस, लैक्टिक अम्ल होता है। और चींटी और नेसल सॉरी नेटल का डंक जो होता है, नेटल डंक देखा ना आपने, ये कौन सा होता है, मिथनॉल। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं इनको। अम्ल, क्षार और सूचक। अम्ल, क्षार, सूचक। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। अम्ल जो होते हैं ना, वो दिए गए इसमें हमें किसको दिखाते हैं, अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। लिटमस विलयन, यह एक प्राकृतिक सूचक है। यह लाइकेन से प्राप्त होने वाली नीले रंग की डाई है। क्या है, नीले रंग की डाई है। सूचकों के अन्य उदाहरण हैं लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी देखिए आप लोगों ने, मार्केट में काफी आती है, ठीक है। पैटिनाया, फूल की रंगीन पंखुड़ियां एवं हल्दी। गंधे सूचक, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उदाहरण प्याज और लौंग। आपने देखा ना, प्याज प्याज जब काटते हुए अजीब सी स्मेल आती है, गंध आती है। अगर उसको हम लोग खुला छोड़ दें तो कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद उसमें अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। वो किस प्रकार की होती है, वो अम्लीय क्षारीय, ठीक है ना, इस प्रकार की वो गंध होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसको हम एक टेबल की सहायता से समझते हैं, अम्ल और क्षार के सूचक। इसको एक टेबल की सहायता से समझते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्रम संख्या देखिए, क ख ग घ बड़ा। सूचक का नाम नीला लिटमस विलयन। अम्ल के साथ रंग में परिवर्तन कैसे होता है, और क्षार के साथ रंग में परिवर्तन। ये अम्ल के साथ है और ये क्षार के साथ है, ठीक है। तो देखते हैं क, नीला लिटमस विलय
लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। अगर क्षार के साथ रखेंगे तो वो रंग परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, लाल लिटमस ब्लेंड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नीले रंग में बदल जाएगा। हल्दी, अगर हल्दी में हम लोग अम्ल डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्षार डालेंगे तो वो लाल रंग में बदल जाता है। उसी प्रकार मिथाइल, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज समझते हो, संतरा, लाल रंग के लाल रंग में बदल जाएगा, पीले रंग में बदल जाएगा। अगर अम्ल के साथ रखेंगे तो लाल रंग में बदल जाएगा, और क्षार के साथ रखेंगे तो पीले रंग में बदल जाएगा। उसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होगा, गुलाबी रंग में बदल जाएगा। ये हमारे कुछ अम्ल और क्षार के सूचकांक दे रखे हैं, जिसको किस तरीके से हम लोग उसको बदल सकते हैं। और ये सारे परिवर्तन हमारे लिटमस पेपर के साथ होता है। तनु अम्ल, जिसमें अम्ल मात्रा में अम्ल, तो जिसमें अल्प मात्रा में, सॉरी, तनु अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल तथा अधिक मात्रा में जल होता है, H2O होता है। साध अम्ल, साध अम्ल में जल, सॉरी, साध अम्ल में अम्ल अधिक मात्रा में होते हैं, जबकि जल अल्प मात्रा में पाया जाता है। अम्ल और क्षारों की रासायनिक गुण इस प्रकार दे रखे हैं, देखिए। अम्ल और धातु को जब मिलाते हैं और उसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? लवण और हाइड्रोजन प्राप्त होता है, जो कि इसको हम एक समीकरण की सहायता से समझेंगे। ठीक है, 2HCl प्लस Zn, इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या मिलता है? ZnCl2 प्लस H2 प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार हम 2HNO3 में Zn यानी कि धातु को मिलाएंगे तो इसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? Zn ब्रैकेट में NO3 2 प्लस H2 प्राप्त होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट हमारा है H2SO4 प्लस Zn यानी कि धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ZnSO4 प्लस H2 प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसके कुछ उदाहरण थे, एग्जाम्पल थे, जो कि आपको अच्छे से कर लेने हैं। इसी का नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 2CH3COOH प्लस Zn को मिलाएंगे या इसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है? CH3COO ब्रैकेट में 2 Zn प्लस H2 प्राप्त होता है। टॉप टेस्ट, हाइड्रोजन गैस में निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि रहती है ना, उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। क्षार प्लस धातु को जब मिलाते हैं, अभी हम लोग किसको मिलाए थे? किसको मिलाया था हमने? ये देखो, अभी हमने मिलाया था अम्ल को, अब हम उसको मिला रहे हैं क्षार को। उसको मिलाया, क्षार को धातु के साथ मिलाएंगे तो क्या अभिक्रिया होगी? प्रतिक्रिया करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? क्षार और धातु को जब मिलाते हैं और अभिक्रिया करते हैं तो लवण हाइड्रोजन मिलता है। क्या मिलता है? लवण हाइड्रोजन मिलता है। उसको देख लो, एक समीकरण की सहायता समझते हैं, NaOH प्लस Zn, इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस H2 प्राप्त होता है। उसी प्रकार देखते हैं हम लोग, क्षारों के साथ सभी धातुएं इस प्रकार अभिक्रिया नहीं करती हैं। अम्लों की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल घटाए जाएंगे, घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? लवण प्लस हाइड्रो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्राप्त। उसको हम समीकरण की सहायता से समझते हैं, Na2CO3S प्लस 2HCl, इसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2NaCl AQ प्लस H2O यानी कि जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। धातु बाइकार्बोनेट प्लस अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्राप्त होता है। उसको हम समीकरण की सहायता से देखते हैं,
NaHCO3 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करते हैं तो NaCl प्लस CO2 और H2O प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चूने के पानी का टेस्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चूने के पानी का टेस्ट। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित करने पर Ca ब्रैकेट में OH2 AQ। चलिए देखते हैं इसको हम समीकरण की सहायता से समझते हैं। Ca ब्रैकेट में Ca ब्रैकेट में OH2 AQ, ये एक पानी का वो होता है, ध्यान रखना, बिल्कुल वो दिखाता हूँ एक प्लस CO2 CaCO3 सफेद अपक्षेप प्लस H2O, ये सफेद रंग का दूसरे कलर का हो जाता है। तो देखते हैं किस तरीके से अधिक मात्रा में CO2 प्रभावित करने पर निम्न अभिक्रिया प्राप्त होती है। अगर हम उसी में चूने के पानी में और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए CaCO3 प्लस H2O और फिर हम लोग इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिर मिला रहे हैं CO2, तो हमें क्या प्राप्त होता है? अभी अभिक्रिया कर रहे हैं देखो, तो इसके साथ हमें अभिक्रिया करने पर हमें प्राप्त होता है Ca ब्रैकेट में HCO3 ब्रैकेट के 2AQ प्राप्त होगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्षार लवण के साथ अभिक्रिया करके लवण जल प्राप्त होता है, जैसे NaOH AQ प्लस HCl AQ के साथ अभिक्रिया करके हमें मिलता है NaCl प्लस H2O प्राप्त होता है। अब देखिए जब हम देखते हैं, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल बनाते हैं। इन दोनों के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। जैसे समीकरण की सहायता से समझते हैं, CuO प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करके Cl2 प्लस H2O हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार देखते हैं, नोट में देखते हैं क्या कर रहा है, कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। क्या होता है? नीला हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि यह अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अभी बता था ना आपको ऊपर, क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करके? अम्ल के साथ। अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार, इन दोनों के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है? लवण प्लस जल मिलता है। इसने कहा ना, इन दोनों के साथ ऑक्साइड और धात्विक ऑक्साइड और क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? लवण और जल प्राप्त होता है। इसको एक समीकरण की सहायता से समझते हैं और फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। Ca ब्रैकेट में OH2 प्लस CO2 के साथ अभिक्रिया करके हमें क्या मिलता है? CaCO3 प्लस H2O, यानी कि लवण और जल प्राप्त होता है। क्लियर? नोट, अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं क्योंकि ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके या करने पर लवण और जल बनाते हैं। सभी अम्लीय विलयन विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, यानी इनमें विद्युत होती है। बल्ब का जलना इस बात को दर्शाता है कि अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित होती है। जलीय विलयन में जल और क्षारक जल की उपस्थिति में अम्ल H आयन उत्पन्न करते हैं, आयंस उत्पन्न करते हैं, H आयंस उत्पन्न करते हैं। HCl प्लस H2O के साथ अभिक्रिया करके H3O प्लस Cl प्राप्त होता है। H3O हाइड्रोजन आयन, H प्लस H2O तो H3O प्राप्त होता है।
क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन का 1 परमाणु मिलकर कितने बनाते हैं? 3, इसलिए 3 हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है तो 1 ही रहेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जल की उपस्थिति में क्षार आयन OH प्लस उत्पन्न करते हैं, उसको हम समीकरण की सहायता से समझते हैं। देखिए NaOH के साथ देखिए इस तरीके से होता है H2ONaAQ प्लस OHAQ प्राप्त होता है। उसी प्रकार KOHS के साथ देखिए किस तरीके से हम अभिक्रिया करते हैं, और ये किसके साथ अभिक्रिया करता है ये दिखा रहा है। ये इसका सॉल्यूशन है कि ये निकला है, तो ये किसके साथ अभिक्रिया करता है? यह अभिक्रिया करता है इसके साथ H2OKAQ प्लस OHAQ के साथ अभिक्रिया करता है, तब हमारा KOHS प्राप्त होता है। MgOH2G Mg2 प्लस AQ इन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, तो हमें क्या मिलता है? 2OHAQ प्राप्त होता है। उसी प्रकार हम देखिए डेफिनेशन देखते हैं। क्षार, सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षार को क्षार कहते हैं। कुछ आम क्षार हैं जो इस प्रकार दिए गए। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH हाइड्रोक्साइड है। नोट, सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। जल के साथ अम्ल और क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल और क्षारक को हिलाते या मिलाने से पहले क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्मा क्षेपी होती है। इसमें से ज्वाला या ऊष्मा निकल सकती है, ठीक है, इसलिए इसे निरंतर हिलाते रहना चाहिए। जब जल अम्ल और क्षारक को जल में मिलाया जाता है तो यह तनुकृत जाते हैं या हो जाते हैं। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस और OH में प्रति इकाई आयन में कमी हो जाती है। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H आयन या OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस सूचक को pH स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? pH स्केल कहते हैं। तो pH क्या होता है? देखिए, pH होता है हमारा कुशांक, एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति। क्या है इसका? शक्ति। यह केवल O अति अम्लीय से 14 अति क्षारीय तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जल उदासीन है, इसका pH मान 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। और ये ध्यान रखना, आपसे पेपर में 1 नंबर में पूछ सकता है कि जल का उदासीन pH मान कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे? 7 होता है। pH पेपर क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं। 1 नंबर पूछ सकता है। यह एक विशेष प्रकार का पेपर है जिसे pH ज्ञात करने के लिए प्रयोग में या उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए, अब pH के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक टेबल की सहायता से देखते हैं हम लोग pH की विभिन्नताएं क्या होती है। क्रम संख्या दे रखी है, फिर pH मान, pH के प्रकार, रंग, विलयन की प्रवृत्ति और H आयन सांद्रता, OH आयन सांद्रता। तो क्रम संख्या देखते हैं 1, इसमें pH मान लीजिए 0 है, तो pH पेपर का रंग क्या होगा? गहरा लाल। अब विलयन में प्रवृत्ति, अब विलयन में क्या करेंगे? अति अम्लीय होगा, H आयन सांद्रता अत्यधिक होगी। क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। और OH का अति अल्प होगी, यानी कि कम होगी। इनमें से ये ध्यान रखना, एक कम है तो एक ज्यादा होगी। आगे कुछ कंडीशन में वो बराबर बराबर होती है, हम देखेंगे आगे। सेकंड में आता है हमारा, अगर pH मान 4 है तो pH पेपर का रंग संतरी या पीला हो जाएगा। उसी प्रकार विलयन की प्रवृत्ति अम्लीय हो जाएगी। अम्ल क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, खट्टे होते हैं? खट्टे होते हैं। और H आयन सांद्रता
क्या होगा, अधिक होगी। और क्या होगा ये OH आयन सांद्रता अल्प यानी कि कम होगी, अल्पमानता कम होता है। उसी प्रकार अगर पीएच मान 7 है तो पीएच का रंग, जो पीएच से पेपर का रंग कैसा हो जाएगा, ग्रीन यानी कि हरा हो जाएगा। और विलयन की प्रवृत्ति उदासीन होगी और एच आयन सांद्रता बराबर होगा और OH आयन सांद्रता भी बराबर होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ कंडीशन में ये इक्वल हो सकते हैं। उसी प्रकार पीएच मान 10 है तो पीएच पेपर का रंग नीला, हरा या नीला होगा। विलयन की प्रवृत्ति क्या होगी, क्षारीय होगी। और H प्लस आयन सांद्रता क्या होगा, अल्प यानी कि कम होगा। और OH माइनस देखा रखा ना, OH माइनस सांद्रता, आयन सांद्रता अधिक होती है। इसी प्रकार अगर पीएच का मान 14 है तो पीएच पेपर का रंग गहरा नीला या जामुनी होगा। विलयन की प्रवृत्ति अति क्षारीय और H आयन सांद्रता अति अल्प और OH माइनस आयन सांद्रता अत्यधिक होगी। ठीक है, उसी प्रकार से हम आगे डिस्कस करते हैं। हम लोग प्रबल अम्ल अधिक मात्रा में हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। ध्यान से सुनना। उदाहरण HCl, H2SO4 और HNO3 ये रिड्यूस करते हैं। दुर्लभ अम्ल, अब दुर्लभ यानी कि कमजोर अम्ल कम मात्रा में आयन उत्पन्न करेंगे। भाई दुर्लभ है तो कम ही करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग है तो अधिक करेगा। तो यहाँ पे क्या कहता है, दुर्लभ अम्ल कम मात्रा में आयन उत्पन्न करते हैं। उदाहरण देखते हैं, इसका उदाहरण जरूर लिखना आपको पेपर में। CH3COOH या H2OCO3 कार्बनिक अम्ल रिड्यूस करता है। क्या निकलता है, कार्बनिक अम्ल। उसी प्रकार से प्रबल क्षार, ये हो गया दुर्लभ, और प्रबल मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग। तो देखते हैं प्रबल क्षार अधिक मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर स्ट्रॉन्ग होगा, प्रबल होगा तो अधिक मात्रा में करेंगे, दुर्लभ होगा तो कम करेंगे। आपको समझ में आ रहा है? एक बोलो। गुड। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दुर्लभ क्षार या कम OH आयन उत्पन्न करते हैं क्योंकि दुर्लभ है। अभी हम अम्ल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, क्षार की बात कर रहे हैं। तो दुर्लभ क्षार या कम OH आयन उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए NH4OH, ये इसका उदाहरण है। अब देखिए दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, तो हम देखते हैं पीएच का क्या महत्व है। देखिए हमारे उदर में पीएच का स्तर हमारी कार्यशैली को नियंत्रित करता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में दर्द या जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड, एसिड बोलते हैं हम लोग, जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। यह ठीक है, एंटासिड अम्ल या एसिडिक, एक एसिडिक अम्ल, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया बीच में, एसिडिक अम्ल होता है हमारे पेट में, उसको हम बोलते हैं एंटासिड। अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, यानी कि उसको कंट्रोल करता है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा समझिए ना, आपके बुक में भी है अम्लीय वर्षा का पीएच जो होता है वो क्या है, देखते हैं। वर्षा के जल में पीएच का मान 5.6 से कम होने पर यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब अम्लीय वर्षा का जल नदियों में बहता है तो पीएच मान भी कम हो जाता है क्योंकि वो नदियों के पानी के साथ मिल जाता है, घुल जाता है, तो उसका पीएच मान भी डाउन हो जाए, जिससे जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। बगीचे की मिट्टी का पीएच, अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी को या का पीएच मान कम या अधिक होता है तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय उर्वरक मिलाते हैं।
देखा ना, वो कई बार किसान खेतों में कुछ उर्वरक मिलाते हैं, वो मिट्टी को उपजाऊ करने के लिए, ताकि अच्छी फसल हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक फसल को बार बार उगाने से उस मिट्टी की उर्वरक शक्ति कमजोर पड़ जाती है। तो किसान भाई क्या करते हैं, उस शक्ति को बढ़ाने के लिए, उर्वरकता को बढ़ाने के लिए कुछ क्या मिलाते हैं, अम्लीय और क्षारीय उर्वरक मिलाते हैं। आप सबको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर की बात कर रहे हैं हम लोग, मानव शरीर की। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास में ही जीवित रह सकते हैं। दंत, क्षय और pH मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया, मुंह में उपस्थित शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। दंत मंजन के उपयोग में या उपयोग से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। जैसे दांत खराब होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कोलगेट करते हैं। तो उसको लवण के संबंध में अधिक जानकारी, लवण परिवार, इसको हम लोग एक तालिका की सहायता से समझते हैं। देखिए क्रम संख्या दे रखी है और लवण का नाम, सूत्र, उपयुक्त क्षार, उपयुक्त अम्ल। अब इन दोनों में जो लवण दे रखे हैं, इनमें इनका सूत्र क्या है और इन दोनों में क्षार कितना है और अम्ल कितना है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं। नंबर 1 पे दे रखा है पोटेशियम सल्फेट। इसका सूत्र क्या होता है, K2SO4। अब इसमें उपयुक्त क्षार कितना होता है, तो इसमें क्षार होता है हमारा KOH। उपयुक्त अम्ल कितना होता है हमारा H2SO4। इसमें उपयुक्त होता है। इन दोनों को मिलाकर इसको बनाया गया है, क्योंकि उसी में कंबाइंड होता है। नंबर 2 सोडियम सल्फेट। इसका सूत्र है हमारा Na2SO4। उपयुक्त क्षार कितना है NaOH। उपयुक्त अम्ल H2SO4। ये इसका हमारा अम्ल का सूत्र है, सॉरी उपयुक्त अम्ल है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र हमारा NaCl और उपयुक्त क्षार कितना है इसमें NaOH। उपयुक्त अम्ल कितना है HCl। ये इसमें उपस्थित अम्ल है। उसी प्रकार से इसका फोर्थ देखते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसका सूत्र क्या होता है NH4Cl। उपयुक्त क्षार कितना है इसमें NH4OH और अम्ल HCl। नोट देखते हैं हम लोग, इसको अच्छे से करते हैं। सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट सोडियम परिवार से संबंध रखते हैं, क्योंकि इसमें एक समान प्रकार का मूलक होता है। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड तथा पोटेशियम क्लोराइड भी क्लोराइड लवणों का परिवार से संबंध रखते हैं, कि दोनों में क्लोराइड आता है। ओके, तो उदासीन लवण क्या होते हैं, देखिए प्रबल लवण और प्रबल क्षार। उदासीन लवण में जो होता है, एक तो प्रबल यानी कि मजबूत अम्ल होते हैं और प्रबल यानी कि मजबूत क्षार होते हैं। तो दोनों का पीएच मान 7 होता है। उदाहरण के लिए देखो NaCl2 CaSO4, ये इसका उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस तरीके से पूछता है आपसे। अम्लीय लवण, ये उदासीन लवण से ये हमारे अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण प्रबल अम्ल है और दुर्लभ क्षार है। इसमें जो अम्ल है वो प्रबल है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, और जो क्षार है वो हमारे दुर्लभ है। तो इसका पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होगा। क्या होगा, 7 से कम होगा। इसका उदाहरण देखो, उदाहरण देखते हैं NH4Cl और NH4NO3, ये इसके उदाहरण है। अब हम आते हैं क्षारीय लवण। इसमें क्या होता है, जो क्षार है वो प्रबल होता है और अम्ल हमारा दुर्लभ होता है। इन दोनों को मिलाकर इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है। उदाहरण देखिए CaCO3 या CH3COONA, ये इसके उदाहरण है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं साधारण नमक। जैसा कि आप घर में यूज करते हैं, हम लोग परिवार में सब में यूज करते हैं। तो इसका रासायनिक कच्चा पदार्थ है साधारण नमक। रसायनों का कच्चा पदार्थ है
सोडियम क्लोराइड NaCl को साधारण नमक कहा जाता है, जिसे हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं। इसे समुद्री जल से बनाया जाता है। रॉक साल्ट, जैसा कि आपने देखा ना, काला नमक आता है, रॉक साल्ट होता है, पहाड़ी नमक कहते हैं इसको हम लोग। रॉक मतलब पहाड़। एक भूरे रंग की क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। यह पाए जाने वाला एक पदार्थ है। इसे कोयले की तरह निष्कर्षण करके प्राप्त किया जाता है, विस्फोट करके प्राप्त किया जाता है। कोयले को निकालते हैं, उसी प्रकार से पहाड़ों को तोड़कर या निष्कर्षण करके इसको प्राप्त किया जाता है। जैसे विस्फोट करके निकालते हैं ना, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं इनके, तो उनको ऐसे निकाला जाता है। साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले बहुत से रसायनों का महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए क्लोरो क्षार प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसे क्लोरो क्षार प्रक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें निर्मित या इससे निर्मित पदार्थ क्लोरीन तथा क्षार है। उसको एक समीकरण की सहायता से समझते हैं। 2NaClAq प्लस 2H2O, इसके साथ अभिक्रिया करके हमें यह प्राप्त होता है 2NaOHAQ प्लस Cl2 प्लस H2। ये इसका समीकरण था। और अगर आप चाहे तो इसकी एक टेबल बना सकते हैं, ये कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर या ब्रिंजक चूर्ण कहते हैं। जो ब्रिंजक चूर्ण होता है ना, तो ब्लीचिंग पाउडर या इसको ब्रिंजक चूर्ण भी कहते हैं, पाउडर को चूर्ण कहते हैं हिंदी में। बनाने की विधि Ca ब्रैकेट में OH2 प्लस Cl2 के साथ अभिक्रिया करके CaOCl2 प्लस H2O प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करके ब्रिंजक चूर्ण या जल प्राप्त होता है। प्रयोग सूत या सूती कपड़ों का रंग उड़ाने में, फैक्ट्री तथा लॉन्ड्री में, पेयजल को संक्रमण रहित बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने की विधि, इसको हम कैसे बनाते हैं कि देखिए, इसका एक समीकरण दे रखा है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ये देखो, पर ज्यादा कठिन नहीं, आप अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ लेना। NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, प्लस H2O वाटर होता है, और प्लस CO2 कार्बन, इन सबको मिलाकर ये बनाया जाता है। ऑक्साइड प्लस NH3 अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके NH4Cl प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर, अगर उसको हम लोग ऊष्मा दें तो क्या होगा? NaHCO3 को अगर हम जला दें या ऊष्मा दें, गर्म करें, तो क्या मिलता है हमें? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 प्राप्त होता है। जिस प्रकार हम लकड़ी को जलाकर हमें क्या मिलता है? चारकोल। ऑक्सीजन की गैर उपस्थिति में अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? चारकोल। ठीक है, कोयला प्राप्त होता है। तो देखिए, इसी प्रकार से उत्पादित CO2 के पेस्ट्री आदि को फुला देती है और उन्हें मुलायम बना देती है। ये वो पेस्ट्री ना इसी प्रकार बनती है, ध्यान रखना। उपयोग घरेलू कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयोग क्योंकि जब बेकिंग सोडा को ऊष्मा मिलती है तो निम्न प्रक्रिया होती है, जैसा कि समीकरण में दिखाया गया है। NaHCO3 प्लस H
इसको अभिक्रिया करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? CO2 प्लस H2O प्लस Na2CO3 प्राप्त होता है। दैट क्लियर? गुड। एंटासिड को बनाने में बेकिंग सोडा प्रयुक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं हमारा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे एक बात कहें तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो मेरे नए स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप जल्दी से इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर करें, और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज करें। ये आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा किस तरीके से बनाया जाता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, उसको हम देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर, ठीक है, क्रिस्टलीकृत किया जाता है। Na2CO3 प्लस IOH2O को ऊष्मा देते हैं। जब कहते हैं ऊष्मा देते हैं तो क्या मिलता है हमारा? क्या मिलेगा? Na2CO3 प्लस क्या, सॉरी 10 है ये, 10 के साथ है ना, ये क्रिस्टलीकृत है, तो इस समीकरण हम दोबारा देखते हैं। हाँ ये 10 है, सॉरी, क्योंकि 10 के साथ ही तो जल बनेगा, हम जल की मात्रा घोलेंगे इसमें। तो इसको हम एक समीकरण की साथ समझते हैं। Na2CO3 को 10H2O के साथ अगर हम अभिक्रिया करते हैं या जल ऊष्मा देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? Na2CO3 प्लस 10H2O प्राप्त होता है। जैसे देखिए, कांच साबुन और कागज के निर्माण में प्रयुक्त होता है, घरेलू कार्यों में सफाई के लिए प्रयुक्त होता है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए कार्य करते हैं, बोरेक्स के निर्माण में कार्य निर्माण के लिए किया जाता है। क्रिस्टलीन जल, लवण के एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलीन का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट में क्रिस्टलीन को कथन नली में गर्म करने पर कथन नली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं। जलीय एक ही बात है, बोला पड़ती देती है की बात है, दिखाई पड़ती है खुद। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O है। जिप्सम में भी क्रिस्टल का जल पाया जाता है। चलिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O। जब जिप्सम को 373 K पर गर्म किया जाता है तो यह CaSO4 1/2 H2O, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने में तथा सतह को समतल करने के लिए किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग डॉक्टर टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए भी करते हैं। प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम से भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं, जिससे गंध आती है, जैसे कि मैंने बताया था लौंग, प्याज आदि। चलिए इसका सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अम्ल एवं क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, इसको हम एक डायग्राम के साथ समझते हैं। धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ और क्षारक के साथ। धातु की अभिक्रिया किसकी अभिक्रिया करते हैं? धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ और क्षार के साथ। धातु मीन्स जो हमारी धातु होती है, लोहा, चांदी, कॉपर, ये सब धातु है। ये क्षार और अम्ल के साथ क्या अभिक्रिया करते हैं, तो हम देखते हैं इसको एक समीकरण या एक टेबल के साथ देखते हैं। ये डायग्राम दे रखा है। अम्ल और धातु के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन बनाता है। इसका एक सूत्र दे रखा है, देखिए एक समीकरण दे रखा है 2HCl प्लस Zn। Zn हमारी क्या है? धातु है, क्षार की।
जिंक दस्ता एक प्रकार धातु होता है। ZnCl2 प्लस क्या H2 यानी कि हाइड्रोजन मिलता है, और लवण हमारा क्या है, लवण किसे कहते हैं, ZnCl2, ये हमारा लवण होता है। उसी प्रकार अगर देखते हैं क्षारक के साथ, क्षार प्लस धातु जब अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लवण हाइड्रोजन मिलता है। अब क्षार देखिए, क्षार है हमारा 2NaOH प्लस Zn के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या मिलता है, Na2ZnO2 प्लस H2 प्राप्त होता है, मीन्स लवण और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। फोर्थ टेस्ट आई थिंक हम कर चुके हैं पहले। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, इसको भी हम एक डायग्राम के साथ समझते हैं। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किस तरीके से करते हैं, देखो अम्ल के साथ और क्षार के साथ। अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करता है तो हमें क्या मिलता है, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलता है, CO2। ओके, इसको हम एक समीकरण के साथ समझते हैं। 2HCl प्लस Na2CO3S के साथ जब अभिक्रिया करता है तब हमें क्या, ClAQ प्लस CO2 गैस और H2O जल मिलता है। ओके, उसी प्रकार क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी, वहां पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट, अभी हम कार्बोनेट के साथ क्या है और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, तब देखिए क्या होता है, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो देखते हैं लवण सॉरी अम्ल क्या है हमारा, HCl प्लस NaHCO3 S के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या मिलता है, NaClAQ प्लस CO2 गैस और H2O जल मिलता है। Is that clear? Good. CO2 की जांच टेस्ट कैसे करेंगे हम, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूना या चूने के पानी में प्रभावित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको हम एक समीकरण के साथ समझते हैं। Ca ब्रैकेट में OH2AQ प्लस CO2 गैस, जब हम लोग इसके साथ अभिक्रिया करते हैं, ये चूने का सूत्र है, ये ध्यान रखना, और ये हमारा जल है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इन दोनों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, CaCO3S प्लस H2O प्राप्त होता है, और वो भी कौन सा, सफेद वाला। कौन सा कलर हो जाएगा हमारा, उसका पानी दूधिया कलर का हो जाएगा। अधिक मात्रा में CO2 प्रभावित करने पर क्या होगा, उसका समीकरण बिल्कुल ही बदल जाएगा। Ca ब्रैकेट में HCO3 जब घुलनशील होगा तो क्या प्राप्त होगा हमें, CaCO3S प्लस C प्लस H2O प्लस CO2 गैस प्राप्त होती है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा अम्ल और क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल और क्षार अभिक्रिया कैसे करते हैं ये हमें डिस्कस करना है। तो देखिए अम्ल और क्षार दूसरे जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या मिलता है, लवण और जल मिलता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव या क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उसको हम लोग एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि देखिए Na ब्रैकेट में AQ प्लस HClAQ के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तब क्या प्राप्त होता है, NaClAQ प्लस H2O प्राप्त होता है। उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए जब प्रबल अम्ल दुर्लभ क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है, अम्लीय लवण जल
विलयपन, तो विलयपन का पीएच मान 7 से कम होगा। इसको दोबारा देखते हैं एक बार। जब प्रबल अम्ल दुर्लभ क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्लीय लवण जल विलयपन का पीएच मान 7 से कम होता है। उसी प्रकार दुर्लभ अम्ल प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्षारीय लवण जल विलयन का पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होता है। उसी प्रकार प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, उदासीन लवण प्लस जल विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर होता है। उसी प्रकार से देखते हैं जब दुर्लभ क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, उदासीन लवण और जल विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। समझ में आया आपको? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया बताइए। धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो लवण जल बनता है। उसको हम एक समीकरण की सहायता से समझते हैं। देखिए, CaO प्लस 2HCl के साथ जब अभिक्रिया करता है तो CaCl 2 प्लस H2O प्राप्त होता है, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि यह अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसको एक्सप्लेन भी किया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। उदाहरण देखिए, CuO और MgO। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार, अभी हम अम्ल की बात कर रहे हैं, क्षार की बात कर रहे हैं, लवण और जल बनाते हैं। उसी प्रकार देखिए, CO2 प्लस Ca ब्रैकेट में OH2 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, CaCO3 प्लस H2O हमें प्राप्त होता है। इसको देखिए डायग्राम के साथ समझते हैं। अम्ल की अभिक्रियाएं ऊपर देखते हैं, धातु कार्बोनेट और धातु कार्बन हमें कैसे मिलता है, लवण प्लस CO2 प्लस H2O से हमें मिलता है। उसी प्रकार से धातु हमें कैसे मिलती है, लवण प्लस H2 से मिलता है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लवण प्लस CO2 प्लस H2 से प्राप्त होता है। और धातु ऑक्साइड जब अभिक्रिया होती है लवण और जल के साथ तो धातु ऑक्साइड बनता है। ओके, क्षार कैसे प्राप्त होता है, लवण और H2O जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्षार प्राप्त होता है। क्लियर? अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं। उसको हम लोग देखिए किस तरीके से देखते हैं। टाइम ये उसी तरीके से दिया है। अभी हमने जो किया था वो हमारा किसके साथ था, अम्ल के साथ। अब किसके साथ करेंगे, क्षार की अभिक्रियाएं करेंगे। तो देखिए धातु हमें कैसे प्राप्त होगी, लवण और H2 के साथ प्राप्त होगी। धातु कार्बोनेट कोई अभिक्रिया नहीं होगी। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कोई अभिक्रिया नहीं है। और अम्ल लवण प्लस H2O के साथ हम अभिक्रिया करेंगे तो हमें अम्ल प्राप्त होता है। अधातु ऑक्साइड लवण और H2 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अधातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, परंतु ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अल्कोहल समझते हैं, अल्कोहल क्या होता है, जो वाइन होती है, शराब होती है, उसमें अल्कोहल मिला होता है। ये उसी अल्कोहल की बात कर रहा है। कई बार आपके लैब में भी ये देखने को मिलता है, अल्कोहल रखा होगा, तो मत जाना गलती से, नहीं तो पूरे लैब में आप घूमते फिर नजर आओगे आप। बल्ब के जलने से पता चलता है कि इस विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह
अम्ल में उपस्थित किन्हीं आयनों द्वारा होता है। जैसा कि इसमें दिखाया गया, देखिए डायग्राम में बताया गया, वोल्ट की बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी में लगाई है, और इधर देखिए हमने एक बल्ब लगाया है, ये देखिए एक बल्ब है, और ये एक स्विच है जिसे ऑन ऑफ करते हैं हम। अब ये हमने एक बीकर लिया हुआ है, अब बीकर में देखते हैं हम लोग, ये हमारा बीकर है, देखिए बीकर दिखाया गया, बीकर है, इस बीकर को बताया गया इस तरीके से, ये डायग्राम हमारा। उसी प्रकार से यहाँ पर एक कील ली गई है, देखिए कील है हमारी है, ठीक है। उसी के नीचे हमने दिया गया है, ये जो दिया गया है घोल, जो देखिए तनुकृत अम्लीय, ये हमारा क्या है, तनुकृत अम्लीय है, विलेन है, इसमें हमने घोल घोला है, और नीचे हमने क्या लगाया, रबर का एक टॉप लगाया है। अब इस प्रक्रिया को हमने, ठीक है, क्या दिया है, दोहराया, जैसा कि दिखाया 6 वोल्ट की बैटरी में आप लगाई हुई, ये देखिए, और इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी रजिस्टर बना लीजिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है और ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अम्लों में धनायन H प्लस का ऋणात्मक, जैसे HCl में Cl माइनस यानी धनात्मक, ऋणात्मक धनात्मक ध्यान रखना, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और HNO3 में NO3 माइनस, और CH3 COOH में CH3COO माइनस यानी कि ऋणात्मक, और H2SO4 में SO42 ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि अम्ल में उपस्थित धनात्मक प्लस, जैसे H प्लस है। इससे यह ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन प्लस यानी कि उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है, तथा इसी कारण उसका गुणधर्म अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। चलिए अब नेक्स्ट हम पॉइंट अपना डायग्राम डिस्कस करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और या क्षार, जलीय विलयन में क्या, अम्ल या क्षार, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, तो फर्स्ट वाले में देखते हैं, यहाँ पे दिखाया गया हमारा ड्रॉपर H2SO4 से पर्सनली पकड़ने वाला चिमटा, इसे दिखाया गया, देखिए, और पर्सनली सोडियम क्लोराइड जो नीचे दिखाया गया है, ये क्या हमारा पर्सनली में क्या है, सोडियम क्लोराइड दिया गया। उसी दूसरी तरफ देखते हैं हम लोग, निकास नली कॉक, ये दिखाया गया, देखिए इस तरीके से दिखाया गया, ये रहा पर्सनली, जैसा कि ये देखिए दिखाया गया है, पर्सनली पकड़ने का चिमटा, इसे हम एक होल्डर कहते हैं, और नीचे दिया गया हमें एक विलयन, कैल्शियम क्लोराइड वाली, ठीक है, रक्षक नली। इस तरीके से इसको आपको बनाना है, ध्यान से देख लीजिए डायग्राम को, तो डायग्राम भी काफी इंपोर्टेंट है। सभी डायग्राम आपको अपने कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन करना है और इसको अच्छे से रीड करना है, डिस्कस करना है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की उपस्थिति में HCl अणुओं से हाइड्रोजन H धनात्मक आयन पृथक नहीं हो सकते हैं। HCl प्लस H2O के साथ अभिक्रिया करके H3O प्लस Cl माइनस यानी ऋणात्मक प्राप्त होता है। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन यह जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव क्या H प्लस या धनात्मक, और या क्या है हाइड्रोनियम आयन H3O धनात्मक से दर्शाया चाहिए। H प्लस यानी H धनात्मक प्लस H2O के साथ अभिक्रिया करके H3O धनात्मक प्राप्त होता है। अम्ल जल में H3O प्लस यानी कि धनात्मक अथवा H धनात्मक एक आयन प्रदान करता है। इसी क्षार को अम्ल में घोलने पर क्या होता है, तो देखिए इसको हम समीकरण की सहायता से समझते हैं। NaHOS और H2O
Na धनात्मक A3 प्लस H2 ऋणात्मक सॉरी OH ऋणात्मक A2 प्राप्त होता है। अतः अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं, जो कि इस तरीके दिखाया गया है। अम्ल प्रसारक के साथ अभिक्रिया करके लवण जल बनाता है, जैसा कि देखिए आपको इसमें दिखाया गया है। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं इसको, आप इसको नोट कर लीजिए। ये दिखाया गया हमारा H धनात्मक प्लस OH ऋणात्मक के साथ H2O प्राप्त होता है। जल में अम्ल या क्षारक में घुलने क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे या जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अपसलित होकर बाहर आ सकता है तथा हम जल सकते हैं। इससे कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो यह प्रयोग करते समय आप बड़ी सावधानी बरतें। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन या डिब्बा तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह पर ध्यान दीजिए। ये जरूर दिए गए होते हैं, तो ध्यान से पढ़ें आप। ये देखिए इस तरीके का वो आपको चिन्ह दिया होता है और उसको हमें ध्यान से देख लेना चाहिए कि ये काफी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। अगर ये आपकी त्वचा पे गिर जाए तो आपकी त्वचा को पूरी तरह से जला सकता है। जल में अम्ल और क्षार मिलने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस OH ऋणात्मक में प्रति इकाई आयन में कमी होती है, कमी हो जाती है। इसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल और क्षारक तनुकृत होते हैं। अम्ल क्षारक के सूचक को प्रयोग करके अम्ल और क्षारक के अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। सार्वत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं कि सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ये तो आपको हमने देखा है ना, किसी को ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच में पी सूचक है और कुशांत यानी इसे हम बोलते हैं पोटेंज, जो एक जर्मन शब्द है, का अर्थ होता है शक्ति। इस पीएच मतलब किस केमिकल में कितनी शक्ति है उसको हम पीएच कहते हैं। ओके, इस पीएच स्केल से सामान्यतः शून्य अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीय तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट जो पीएच मान 14 होता है। साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कितनी अधिक होगी, इसका पीएच कितना उतना ही अधिक होगा। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल की किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन होगा एवं यदि पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो यह विलयन में OH ऋणात्मक की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। अतः यह क्षार की शक्ति बढ़ जाती है या बढ़ रही है। सामान्यतः पीएच सर्वाधिक सूचकांक अंतर्भारित पेपर, ये देखिए इस तरीके से दिखाया गया है। बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति
और बढ़ती हुई क्षारीय प्रवृत्ति, इस तरीके से दिखाया गया है कुछ पेपर की सहायता से। ये पेपर शायद आपकी लेबोरेटरी में लैब में मिलेगा जरूर, उसको एक बार यूज करना। और ये दिखाया गया है, देखिए जिस तरीके से बढ़ रहा है, ये देखिए जटर रस लगभग 1.2, नींबू का रस लगभग 2.2, शुद्ध जल 7, रक्त 7.4, और ये क्या दिखा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड बिलियन लगभग 14, और इसका पीएच मान हमेशा लास्ट में होता है हमारा 14 होता है। अम्ल और क्षार की शक्ति विलय जल में क्रमशः H धनात्मक आयन तथा OH ऋणात्मक आयन की संख्या पर निर्भर करती है। समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिडिक अम्ल जैसे एक मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो उत्तर देखते हैं हम लोग। उत्तर में हमारा क्या है, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल में पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रभावित होता है तो नदी में जल के पीएच मान कम हो जाता है, उत्तर जीविता कठिन हो जाती है, उनका जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार देखते हैं, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों में आत्मरक्षा मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्लभ क्षार के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले पाल या मेथनाइल अम्ल छोड़े जाते हैं जिसके कारण जलने वाले दर्द का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि हमारी स्किन जल सी गई है, तो इस तरीके से उसका प्रतीत होता है, उसे हमें महसूस होता है। कुछ प्राकृतिक अम्ल जो हमें दिया गया है, प्राकृतिक स्रोत जैसे दिया सिरका, संतरा, इमली, टमाटर। अम्ल दे रखा है जैसे सिरका में होता है एसिडिक अम्ल, और प्राकृतिक स्रोत होता है खट्टा दूध या दही। अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल। उसी प्रकार से संतरा, इसे हम बोलते हैं सिट्रिक अम्ल। प्राकृतिक स्रोत इसको बोलते हैं नींबू, और अम्ल इसमें सिट्रिक अम्ल। इमली टार्ट्रिक अम्ल। चींटी का डंक, चींटी होता है इस तरीके का डंक होता है, उसमें टार्ट्रिक अम्ल होता है। जो चींटी का डंक होता है तो कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। इसे हम बोलते हैं, इसका अम्ल हमारा है मेथनाइल अम्ल होता है, तो प्राकृतिक स्रोत है ये। टमाटर, इसका अम्ल है हमारा कौन सा, ऑक्सैलिक अम्ल। और प्राकृतिक स्रोत क्या है, नेटल का डंक। और अम्ल इसमें क्या है, वही हमारा मेथनाइल अम्ल होता है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। और ये टेबल काफी इंपोर्टेंट है, इसमें बताया गया कि प्राकृतिक स्रोत क्या है, अम्ल क्या है, और उनमें प्राकृतिक जो स्रोत हमें प्राप्त होते हैं उस तरीके के बारे में से बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफी इंपोर्टेंट है, और कहा जाए तो सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपकी काफी हेल्प करने वाले हैं। तो आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से अपनी कॉपी या रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, जिससे कि आप किसी भी समय में इसको रिवाइज करके फटाफट आप एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लवणों का पीएच मान क्या होता है, या लवणों का पीएच क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये मैंने टॉपिक बाय टॉपिक किया है, और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से एक बात कहना चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चनों के जो भी पॉइंट्स लिखें उसको आप ब्लैक पेन से लिखें, और आप जिसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपको ब्लू पेन से लिखना है, और हेडिंग को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इससे कि आपको तो आप जो नोट्स बना रहे हैं वो बहुत अच्छे दिखें। और एग्जाम में भी सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। आपको हेडिंग को ब्लैक पेन से लिखना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है, और हाईलाइटेड से उसको हाईलाइटेड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखिए मैंने लिखा है
लवणों का पीएच, ये मैंने ब्लैक पेन से लिखा है तो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों के पीएच मान 7 होता है तथा यह उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्लभ क्षार के लवण के पीएच मान 7 से कम होता है तथा यह अम्लीय होते हैं। अम्ल मतलब खट्टे होते हैं। प्रबल क्षार एवं दुर्लभ अम्ल के लवण के पीएच मान 7 से अधिक होता है तथा यह क्षारीय होते हैं। क्षारीय मतलब कड़वे होते हैं। कड़वा समझते हो आप? ओके। और इस तरीके से हमारे ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और आप इसको जल्दी से रिवाइज कर लें और जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन भी कर लें। अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आप इन सभी को अच्छे से रिवाइज भी कर लें क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सभी आपके आने वाले हैं। और जो स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि मेरे आने वाले और भी इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।